अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस में होंगे। इस वीडियो में हम सी एस 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 करेंगे फॉर 2022। इसकी कुछ ज़रूरी चीज़ें जिसमें ये कि टोटल मार्क्स इसके 20 होंगे और असाइनमेंट आप 5 दिसंबर तक सबमिट करवा सकते हैं। एक दिन इसका एक्सटेंडेड डेट भी होती है, तो आप 6 दिसंबर तक इसको सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आप कॉपी करेंगे किसी स्टूडेंट की तो वो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। एंड आपने सीपीपी फॉर्मेट में सीपीपी इसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए, उसमें सबमिट करवानी है। अब इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन क्या है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका जवाब देना है हमने। क्वेश्चन ये है कि राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है सी प्लस प्लस का टू प्रॉम्प्ट द यूजर टू इंटर द स्केल। क्वेश्चन ये है कि राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है सी प्लस प्लस का टू प्रॉम्प्ट द यूजर टू इंटर द स्केल, जिसमें वो एक स्केल इंटर करे, मतलब प्रेस करे 1 2 और 3। यहाँ पे लिखा हुआ है स्केल 1 2 3, ये प्रिंट करे। एंड देन प्रिंट द एम्प्लॉयज बेसिक, और फिर हमने प्रिंट क्या करवाना है, एम्प्लॉय की बेसिक पे, हाउस रेंट, अलाउंस, टोटल पे बाय यूजिंग अ फंक्शन। फंक्शन का यहाँ पे आपने जरूरी यूज करना है, ये चीज जरूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यूजर्स 1 प्रिंट करता है तो हमने ये वाली सैलरी, हाउस रेंट और यूटिलिटी अलाउंस, ये चीज़ें और इनको प्लस करके शो करवाना है। अगर यूज़र 2 प्रिंट करता प्रेस करता है तो हम लोगों ने 70,000 और इसका हाउस रेंट है जो और यूटिलिटी अलाउंस है, इनको प्लस करके शो करवाना है। और अगर स्केल 3 वो 3 प्रेस करता है तो हमने ये वाली कुछ चीज़ें उसकी शो करवानी है। नोट में एक चीज़ है कि द स्केल शुड बी बिटवीन 1 and 3, कि स्केल है वो 1 से 3 तक ही प्रेस कर सकेगा। वो 1 प्रेस करेगा, 2 प्रेस करेगा या 3 प्रेस करेगा। अदरवाइज द सिस्टम विल आस्क फॉर द करेक्ट, अगर वो कोई और प्रेस कर देता है लाइक 4 A B C कुछ भी प्रेस कर देता है तो क्या हो, स्केल अगेन, मतलब वो अगेन पूछे एज अ रिजल्ट यू शुड हैव द फॉलोइंग आउटपुट, कुछ इस तरह की आउटपुट आनी चाहिए। लाइक अगर उसने कहा है कि इफ द यूजर वन प्रिंट करे तो कुछ इस तरह का शो हो, 2 प्रिंट करे तो कुछ इस तरह का शो हो, 3 प्रिंट करे तो कुछ इस तरह का शो हो। और अगर इफ द यूजर इंटर 1 2 3 कुछ भी प्रिंट ना करे, कुछ और प्रिंट कर दे, कुछ और प्रेस कर दे, तो अगेन वही क्वेश्चन अपना पूछे और शो क्या करवाए, इंटर द स्केल इन करेक्ट रेंज, एंड अगेन कह दे कि भाई इंटर द स्केल ऑफ द एम्प्लॉय 1 2 3। ठीक हो गया, ये हमारी असाइनमेंट है। तो इसको अब हम डेफ सी प्लस प्लस के ऊपर करते हैं। तो इस वक्त हम अपने डेफ सी प्लस प्लस पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने कंट्रोल एन प्रेस करके एक न्यू फाइल बनाई है जिसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट कोड है मैंने सेट किया हुआ था। इस असाइनमेंट में आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, आपको अगेन मैं दिखा देता हूँ। मैंने एक सोल्यूशन देखा था व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में फिर रहा होता है, तो वहाँ पे उसमें एक मिस्टेक थी जिसमें वो क्या कर रहा है, अगर 1 2 3 के अलावा आप कुछ और प्रेस करते हैं तो 5 या कुछ भी प्रेस करते हैं तो इनकरेक्ट रेंज आता है और आगे इंटर द स्केल ऑफ द एम्प्लॉय 1 2 3 नहीं आता। मतलब जस्ट लिखा हुआ आता है, अगेन प्रोग्राम रन नहीं होता। हालांकि आपने यहाँ पे प्रोग्राम को अगेन वहीं से रन करवाना है। तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि किस तरह से हम इसको करेंगे। इसके स्टार्ट पे जाते हैं कि हमने एक फंक्शन बनाना है और उसके बाद यूज़र से इनपुट लेनी है 1 2 3 और उसके बाद डाटा आउटपुट करवाना है। तो आपको बताता चलूँ कि जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो हम किस तरह से बनाते हैं। एक तो हम पढ़ते आ रहे हैं इंट मेन, ये जो मैंने अभी बनाया हुआ है ये एक फंक्शन है इंट मेन, ये हो गया जो मेन फंक्शन है हमारा। इसके ऊपर हम जितने मर्जी यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ ऐसे ही करेंगे, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे और उसका नाम कुछ यूँ रखते हैं। उसका नाम हम रख लेते हैं एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए ही फंक्शन बनाया जाएगा। एम्प्लॉय रख लेते हैं, जैसे हमने इंट में रखते हैं तो इंट एम्प्लॉय हो गया। इंट एम्प्लॉय हमने एक फंक्शन रख लिया है और उसके दरमियान में हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये मैं बता दूं, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनको एक दूसरे के अंदर कॉल भी किया जा सकता है। लाइक यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो इंट मेन को देखेगा। इंट मेन के अंदर अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय, यहाँ पे हम जब एम्प्लॉय लिखेंगे तो जस्ट इतना ही लिखेंगे और आगे सेमीकोलन, तो क्या होगा, एम्प्लॉय के अंदर जो भी हमने चीज़ें लिखी होंगी यहाँ पे सी आउट किया होगा वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कॉल कर दिया। असल मेन फंक्शन का काम है, असल जो रन होना है वो मेन फंक्शन ही रन होना है। इसके अंदर हमें हर फंक्शन को कॉल करनी पड़ेगी कि ये काम कर दो, वो काम कर दो। उसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, सी आउट एम एस रहमान। अब मैंने रहमान लिख दिया। अब इसको आउटपुट करवा के देखते हैं। F9 प्रेस किया मैंने, फिर सेव कर लें CS201 के नाम से। ये मैंने सेव कर लिया। F10 प्रेस किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, ये देखिए हमारे पास एम एस रहमान लिखा आ गया। और अगर हम ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ पे कॉल नहीं करते, मतलब हमने ये इंट मेन को खाली रखा है, अगेन कंपाइल करके
आउटपुट लेके देखते हैं, F10 प्रेस किया तो कुछ भी नहीं आया। मतलब क्या है कि ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं, इनको कंपाइलर तब देखता है अगर हम मेन फंक्शन के अंदर इनको कॉल करेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं दिखेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने जो फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हमने सारा डाटा रखना है। डाटा कौन-सा रखना है? जो यहाँ पे हमें गिवन किया गया है कि इसकी स्केल इतना, सैलरी इतनी है, हाउस रेंट इतना है, यूटिलिटी अलाउंस इतना है, तो ये चीज़ें हमने रखनी है इसके अंदर। तो उसके लिए हम क्या करें, अब यहाँ पे मैं स्टार्ट में ये चीज़ ऐड करता जाऊँ कि हमने असल काम जो करना है वो काउट मेन फंक्शन के अंदर करना है। मतलब हम मेन फंक्शन के अंदर से पूछेंगे, जो हमारा यूज़र होगा, पूछना हमने क्या था यहाँ पे, इंटर द स्केल ऑफ द एम्प्लॉय। इंटर द स्केल, इंटर, ये चीज़ हमने एम्प्लॉय से पूछनी है। पूछ ली हमने। अब इसको हमने सेव करना है। किसके अंदर सेव करेंगे? इसको बंद कर देते हैं, सी इन, सेव कर देते हैं हम इसको। जो भी उसका स्केल होगा, स्केल ही नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और वो वेरिएबल हमें यहाँ पे अलग बनाना पड़ेगा। इंट स्केल वेरिएबल भी हमने बना लिया। अब हमने क्या किया है, उससे एक स्केल ले लिया है जो कि 1 टू 3 के अंदर वो देगा, वो हम स्केल इसके अंदर सेव कर लेंगे। अब ये जो उसने सेव किया होगा, ये वैल्यू हमने ऊपर जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना है उसको देनी है। तो उसको हम ये कैसे देंगे वैल्यू? उसको हम कुछ इस तरह से देंगे कि इंट एम्प्लॉय हमने जो मेन फंक्शन बनाया है इसके अंदर ही हम एक वेरिएबल बना लेते हैं किसी भी नाम का। चाहे हम इंट वैल्यू के नाम का मैं बना लेता हूँ, ठीक हो गया। जैसा भी वेरिएबल बनाएँगे, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जब फंक्शन को कॉल करना है, एम्प्लॉयी नाम था फंक्शन का, एम्प्लॉयी लिख लिया है, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैं वो वैल्यू लिखूँगा जो कि हमने उसे देनी है। लाइक ये अब स्केल मैंने लिखा है ना, तो मतलब स्केल की यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, वो ऊपर एम्प्लॉयी के अंदर जो वेरिएबल बनाया है उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब जो स्केल की वैल्यू है वो जाके जो स्केल के अंदर वैल्यू थी, वो इस वैल्यू को दे दी गई है, यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। हम यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकते थे, आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। मैंने वैल्यू रख ली है क्योंकि हम अपनी वो वाली वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है कि हम इस ग्राम के अंदर कुछ वेरिएबल यूज़ करने लगे हैं, उन वेरिएबल्स के नाम रख लेते हैं। हमने वेरिएबल कितने किस्म के यूज़ करने हैं? हमने एक बेसिक सैलरी शो करवानी है, हाउस रेंट शो करवाना है, और यूटिलिटी अलाउंस शो करवाने हैं। तो उसके लिए मैं एक सैलरी, बेसिक सैलरी के नाम का बना रहा हूँ। उसके बाद आई थिंक यूटिलिटी था। इसके नाम का बना लेता हूँ, अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस, अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल बनाने हैं, मैं कुछ भी रख सकता हूँ। हाउस रेंट, ये भी मैंने वेरिएबल बना दिया। उसके बाद टोटल पे आई शो करवानी है, नेट पेबल सैलरी, नेट सैलरी लिखा हुआ है यहाँ पे, नेट सैलरी मतलब टोटल सैलरी। अब ये कुछ चीज़ें मैंने शो करवानी है इस प्रोग्राम के अंदर, तो मैंने ये सारे वेरिएबल लिख लिए हैं। अब यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट है, एक होती है इफ एल्स, जिसके अंदर इफ के अंदर कंडीशन लिखते हैं और आगे कोई भी एक्शन लेते हैं, और उसके बाद एल्स के अंदर लिखते हैं। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट होती है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में केस होते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विच, स्विच के अंदर मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पे वो वर्ड यूज़ करूँगा जो मैं कंडीशन के तौर पे यहाँ पे लेना चाहता हूँ। वैल्यू के अंदर हमारे पास यहाँ क्या है, इसका नाम जो हमने वैल्यू एक वेरिएबल रखा है, इसके अंदर हमारे पास 1, 2, 3 स्केल है। या 1 होगा या 2 होगा या 3 या जो भी होगा, तो वही हमें यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे भी हम वैल्यू लिख देते हैं। इससे क्या होगा कि इसके अंदर अब 1, 2, 3 जो भी वैल्यू यूज़र देगा ना, वो यहाँ पे आने वाली है। यहाँ पे आएगी। आगे अब हम केस बनाएँगे। केस कुछ इस तरह से हम बनाएँगे, केस 1, अगर केस 1 हुआ, आगे कॉलर लगा के कुछ भी प्रिंट करवा लेते हैं। उसके बाद हमने जो भी प्रिंट करवाना है, वो हमारी मर्ज़ी है, जो भी हम प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद आपने ब्रेक करना ज़रूरी है। उसके बाद ब्रेक कर देना है कि अगर केस 1 हुआ, अगर इस वैल्यू के अंदर 1 हुआ, तो आपने ये वाला केस चला देना है और एंड पे भी ब्रेक कर देना है। और अगर 1 ना हुआ तो फिर क्या हो सकता है? तो फिर केस 2 हो सकता है। केस 2 का मतलब है कि इस वेरिएबल के अंदर अगर 2 हुआ, तो फिर क्या करना है कि 2 वाला जो केस है वो रन कर देना है। अब इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, जो कि काफ़ी चीज़ें ऐड करने वाली हम बाद में ऐड करते हैं। आपको मैं टोटल अभी सिंटैक्स इसका समझा रहा हूँ, नेक्स्ट आपने क्या करना है। फिर इसको भी आपने ब्रेक कर देना है कि अगर इसके अंदर 2 हुआ, तो आपने ये केस कर देना है और फिर ब्रेक कर देना है इसको। अगर ये भी ना हुआ तो फिर केस 3 होगा। 3 स्केल हमने लेने हैं ना, अगर उसके अंदर 3 होता है, इस वैल्यू के अंदर 3 होता है, मतलब यूज़र ने 3 प्रेस किया है, तो केस 3 होगा। अच्छा यहाँ पे हम मिस्टेक करें, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं कॉलन आना है। अच्छा 3 हुआ तो फिर क्या करना है, फिर कुछ और सी आउट हो जाएगा। जो भी हमने करवाना है वो बताया हुआ है हमें टीचर ने। ब्रेक करके हमने इसे ब्रेक कर देना है। अब ये तो हो गई 3 केस।
अब आता है एक डिफ़ॉल्ट केस कि अगर ये सब कुछ ना हुआ, इसके अलावा 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, तो वो होता है डिफ़ॉल्ट, मतलब इसके अलावा कुछ भी हो, तब हमने क्या करना है? वहाँ पे एक मेन चीज़ है कि डिफ़ॉल्ट के अंदर ना एक यहाँ पे मेन चीज़ यूज़ हुई है, जो काफ़ी लोग गलती कर रहे हैं। मैंने देखा है कोड्स वगैरह जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, उन सब में ये मिस्टेक है कि डिफ़ॉल्ट के बाद वाला उन्होंने कोड सही सेट नहीं किए। ख़ैर हम उनकी बात बाद में करते हैं। केस 1, 2, 3 को हम एक दफ़ा फिल कर लेते हैं अपनी असाइनमेंट से देख के कि हमने क्या चीज़ें शो करवानी है। हमने बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, यूटिलिटी अलाउंस ये चीज़ें शो करवानी है, तो ये डाटा हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है कि अगर स्केल 1 है, तो उसके अंदर हमारे पास 50,000 सैलरी है, वो चीज़ें अब सेव करते हैं अपने प्रोग्राम में। सेव कैसे करेंगे? सैलरी इज़ इक्वल टू 50,000 ठीक हो गया? 50,000 और हाउस रेंट आई थिंक उसके बाद सॉरी यहाँ पे हम सैलरी नहीं लिखेंगे, बेसिक सैलरी लिखेंगे क्योंकि अब हमने वेरिएबल का नाम बेसिक सैलरी रखा हुआ है, बेसिक सैलरी लिखेंगे। उसके बाद हमने हाउस रेंट रखा है, हाउस रेंट कितना है वो भी हम देख लेते हैं। उसको एज़ इट इज़ कॉपी करके हाउस रेंट है यहाँ पे 10% ऑफ सैलरी है। तो सैलरी का 10% कितना होता है? सैलरी का 10% होता है, अगर हम सैलरी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम सैलरी इस सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर देते हैं 10% से और डिवाइड कर देते हैं 100, तो ये उसका 10% आ जाएगा। हाउस रेंट भी हो गया। यूटिलिटी अलाउंस कितना है? यूटिलिटी अलाउंस भी यहाँ पे हम लिखते थे। ये सब कुछ हम केस 1 का कर रहे हैं, जो भी है और कहाँ से देख के कर रहे हैं, ये पहली लाइन से। यूटिलिटी अलाउंस कितना है? 3000 है, तो हम यहाँ पे 3000 लिख देते हैं। अब ये हो गया 3 चीज़ें। अब टोटल हमारे पास नेट सैलरी इसकी कितनी बनी है, उसके लिए हम फ़ॉर्मूला लगाएँगे इज़ इक्वल टू लगा के इन तीनों को प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल सैलरी आ जाएगी। ये प्लस और उसके पास हाउस रेंट जितना भी बना है, वो प्लस किया। उसके बाद यूटिलिटी जितनी भी बनी है, वो हमने यहाँ पे प्लस कर दी। ठीक हो गया। अब हमारे पास चारों चीज़ें आ चुकी हैं जो उसने माँगी थी। बेसिक सैलरी भी हमने स्टोर कर ली है, हाउस रेंट भी स्टोर कर लिया, यूटिलिटी भी, नेट सैलरी भी हमने स्टोर कर लिया है। उसके बाद उसकी आउटपुट देखते हैं, तो उसने इन चारों चीज़ों को सेपरेटली शो करवाने के लिए भी कहा है और कुछ सीक्वेंस से भी कहा है, तो हम इस चीज़ को अब देखते हैं। जो जो चीज़ें मैं शो करवाने के लिए कहा है, वो मैं अब यहाँ पे लिखने लगा हूँ। द बेसिक सैलरी इज़ लिखना है आपने और ख़त्म। अभी आगे ये करते हैं, एंडल का यूज़ कर लेते हैं, बल्कि सैलरी भी शो करवानी है। तो बेसिक सैलरी हमारी क्या थी, इसके अंदर जो भी सैलरी है वो हमारी बेसिक सैलरी है, तो वो हम यहाँ पे एज़ इट इज़ लिख देते हैं, तो वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम एक एंडल का यूज़ कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में चला जाए और सेमीकोलन लगा देते हैं। अब नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी? नेक्स्ट लाइन में कुछ यूँ था, द हाउस रेंट क्या होना चाहिए हमारा? हाउस रेंट हमारा होना चाहिए, जो भी यहाँ पे सेव होगा वो हम लिख देते हैं हाउस रेंट के तौर पे। कंट्रोल वी प्रेस किया और अगेन यहाँ पे एंडल यूज़ कर लिया और ये लिखा दिया। अगेन यूटिलिटी अलाउंस लिखा है मैंने, और यूटिलिटी अलाउंस हमने कहाँ पे सेव किया था? इस यूटिलिटी के अंदर सेव किया था, हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। और ये जो स्पेसिस दे के मैं एंडल लिख रहा हूँ ना आगे जाके, इससे कोई मसला नहीं होगा, जस्ट कोड मेरा बेहतर लगेगा, तो मैं इसलिए इस तरह लिख रहा हूँ। इसके बाद हम लिखेंगे नेट पेएबल सैलरी इस, और ये हटा दिया मैंने। यहाँ पे हम सैलरी नेट पेएबल जो भी हमने लिखा था, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं। और यहाँ पे वैसे हैंडल की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट ये लगा लेते हैं। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट का भी हमारा यूज़ हो चुका है, तो हमारा यहाँ पे केस 1 पूरा हो चुका है। अब इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पे भी मैं एक स्पेस डाल देता हूँ, उससे ये होगा कि एज़ इट इज़ हमारा वही रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इसको मैं कंपाइल करके देखता हूँ। केस 2, 3 हमने नहीं लिखा, ये एरर आ सकता है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक टाइम के लिए ये लिख देते हैं ताकि एरर ना आए। एरर से बचने के लिए सिंपल सा हम काम कर रहे हैं ताकि एरर ना आए। और ब्रेक कर दिया, डिफ़ॉल्ट के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, डिफ़ॉल्ट के अंदर भी एक दफ़ा सी आउट का यूज़ कर लेते हैं एरर से बचने के लिए। तो अब हमने क्या करना है, अगर मैं आपको गेम समझाऊँ तो कंपाइलर क्या करेगा, इंट में आएगा, वो वहाँ पे देखेगा कि स्केल एक वेरिएबल है, वो पूछेगा कि कोई भी एक प्रिंट करो, प्रिंट जो भी हम करेंगे वो स्केल के अंदर सेव हो जाएगा। और स्केल कहाँ के अंदर जो सेव हुआ होगा वो इम्प्लॉय स्केल के अंदर जाएगा। इम्प्लॉय स्केल कहाँ है? इम्प्लॉय के अंदर वैल्यू है, तो वो वैल्यू के अंदर आ जाएगा और वहाँ से वो देखेगा केस 1 हुआ, तो वो ये चीज़ प्रिंट कर देगा। कंपाइल कर रहा हूँ मैं F9 प्रेस करके, F9 से मैंने कंपाइल किया है और F10 से
इसको रन किया तो वो पूछ रहा है कि कोई भी एक प्रिंट करे। अभी हमने केस 1 की वैल्यू सेट की है तो मैं 1 ही प्रिंट करूँगा, 1 मैंने प्रिंट किया, इंटर प्रेस किया तो ये देखिए क्या ये वही चीज़ें सेम आ रही हैं जो उन्होंने कहा था केस 1 के लिए। अगर तो सेम है तो फिर हमारा ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, बाकी तो हमने कॉपी पेस्ट के थ्रू कर लेना है। ये देखें बेसिक सैलरी इज़, अच्छा एक चीज़ हमने थोड़ी-सी मिस्टेक की है कि जो 1 हमने प्रेस करना है ना वो नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें ठीक हैं। उसके बाद अब बस एक चीज़ हमारी कमी रह गई है कि जो इंटर प्रेस करना है हमने, वो नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंडल का यूज़ कर लेते हैं, तो वो जो 1 लिखेगा वो नेक्स्ट लाइन में लिखेगा। ठीक हो गया? अब ये तो था केस 1 का। केस 1 अगर वो प्रेस करेगा तो ये वाला प्रिंट होगा, अगर वो 2 प्रेस करे तो क्या प्रिंट होगा? जो हमने वेरिएबल्स ऊपर रखे हैं ना, वो हर केस में वही वेरिएबल यूज़ होंगे, हमें अगेन-अगेन वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, ये केस 1 को कॉपी करते हैं, कॉपी करके केस 2 के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया? कुछ ही चीज़ें हैं ना चेंज करनी पड़ेंगी, वो चेंज कर लेते हैं। 3 के अंदर भी उसी कोड को पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। अब देखेंगे केस 2 के अंदर चेंजिंग्स क्या थी? चेंजिंग यही थी सिर्फ़ कि सैलरी 50 के बजाय 70 है और अलाउंस है वो 5 के 3 के बजाय 5 है, तो उसको हम चेंज कर लेते हैं। सैलरी हमने लिखनी है यहाँ पे 70,000 और ये था 5000। ठीक हो गया? और बाकी जो हाउस रेंट है वो तो 10% है सैलरी का, जो भी सैलरी होगी उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। और जो केस 3 है उसमें आई थिंक 90,000 है, 90,000 कर दिया। और जो यूटिलिटी अलाउंस है वो आई थिंक 8,000 है, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। यूटी 7,000 है, 7,000 कर देना है हमने, वहाँ पे जाके 7,000 कर दिया। तो हमारा केस 2 और केस 3 भी कंप्लीट हो चुका है। केस 1 मैंने समझा दिया था, वही चीज़ केस 2 और केस 3 में होनी है। अब अगर वो 1 प्रेस करेगा तो 1 वाला चीज़ें शो हो जाएँगी, 2 प्रेस करेगा तो 2 वाला शो हो जाएगा, 3 प्रेस करेगा तो 3 वाला शो हो जाएगा। अब बारी आती है डिफ़ॉल्ट की, डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या होगा? कंपाइल करके देख लेते हैं एक दफ़ा। F9 प्रेस किया, कंपाइल, F10 प्रेस किया, तो ये देखिए नीचे आ रहा है इस दफ़ा। नीचे मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, 3 प्रेस किया तो वो कुछ इस तरह उसने 1006, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, 1006 ही था। ये देखिए 1006 ही था। तो इसको मैं अगेन कंपाइल करता हूँ, डिफ़ॉल्ट चेक करते हैं। F10 प्रेस किया मैंने, तो यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, 5 प्रेस किया तो वो खाली दे रहा है, कुछ भी नहीं। हालाँकि इनकरेक्ट आना चाहिए था और कुछ इस तरह की चीज़ें थी, वो हम देख लेते हैं क्या आना चाहिए, वही हम लेके आएँगे, टेंशन ना लें। ये देखिए इनकरेक्ट रेंज आई है, तो हम इनकरेक्ट रेंज यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इनकरेक्ट रेंज, शायद इसी तरह है। ये 3 हो गए। अब ये तो हो गया इनकरेक्ट रेंज। इसके बाद वो कह रहा है कि अगेन वो आपसे पूछने स्टार्ट कर दे कि इंटर द स्केल ऑफ एम्प्लॉयी। ये पूछना कैसे स्टार्ट करेगा? अगर आप इस फंक्शन को मेन, इसका नाम मेन है ना, इंट तो यूज़ कर रहे हैं हम डेटा टाइप। अगर हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देते हैं लाइक, यहाँ पे मैं मेन लिख देता हूँ, मेन, तो ये कॉल हो गया। ये हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे एम्प्लॉय को कॉल किया था ना, तो अब क्या होगा, एम्प्लॉय स्केल जो रन हो रहा होगा, तो यहाँ तब जब डिफ़ॉल्ट में आएगा वो ये चीज़ प्रिंट करवा के यहाँ पे इसका यूज़ कर लेते हैं, हैंडल का यूज़ किया ताकि नेक्स्ट लाइन में जाए। अब वो मेन फंक्शन को देखेगा, मेन के अंदर क्या है कि अगेन इंटर द स्केल, तो हमारा काम सेट हो जाएगा, इंटर द स्केल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एरर आएगा। F9 प्रेस किया तो ये देखिए एरर आ गया। वो कह रहा है कि मेन क्या चीज़ है? आपको बता दूँ जो भी फंक्शन है जब उसे कॉल करते हैं तो वो फंक्शन ऊपर डिफाइंड होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर हमें ऊपर बता के आना पड़ता है कि ये फंक्शन है। तो इसलिए हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं कि इंट एक मेन एक फंक्शन है इस नाम से। तो अगर हम ये चीज़ लाइन ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो उससे ये होगा कि अब कंपाइलर को पता है कि मेन एक फंक्शन है, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ हुआ हो सकता है, तो उसको देख लेना। अब अगेन मैं F9 प्रेस कर रहा हूँ, देख लें डिफ़ॉल्ट कोड में हमने क्या किया है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया, वो कर लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट आपने हर जगह पे लगानी है, डिफ़ॉल्ट में भी केस 1, 2, 3, 4 जितने भी केस हैं उनमें भी। तो सी आउट इनकरेक्ट रेंज एंड और उसके बाद मेन प्रोग्राम को हमने अगेन एग्जीक्यूट करवा दिया और ब्रेक कर दिया। F9 प्रेस किया कंपाइल, तो ये देखिए एरर खत्म हो चुका है। F10 प्रेस किया, तो अब मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, तो वो अगेन पूछ रहा है कि कुछ लिखें। फिर मैं 4 लिख रहा हूँ, फिर वो अगेन पूछ रहा है। वो तब तक चलता रहेगा जब तक हम करेक्ट वैल्यू नहीं देंगे, इनके 2 नहीं लिखेंगे, 2 या 1 या 3। वो लिखा है तो उसने प्रिंट करवा दी हमारी सैलरी या जो भी चीज़ें थी। तो यहाँ तक थी हमारी असाइनमेंट CS 201 की। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर ये आपको असाइनमेंट अच्छी लगी है, मेरी मेहनत स्ट्रगल आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट से ज़रूर बताया करें कि आपके ज़हन में कोई आइडिया था और आइडिया इसके अलावा, क्योंकि हमने सॉल्यूशन देना होता है, उसके लिए कोडिंग काफ़ी किस्म की होती है। आप फंक्शन बनाएँ, इस तरह से बनाएँ या उस तरह से फंक्शन बनाएँ, किसी और स्टेटमेंट का यूज़ भी किया जा सकता है। तो आपके ज़हन में कौन-सा तरीका था, आप इसको किस तरीके से करने वाले थे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।